Hello students, welcome back. I am Ritu Sharma, lecturer electronics from Government Polytechnic College सीकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे PLL की एप्लीकेशंस। लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर हमने देखा था कि PLL मतलब फेज़ लॉग लूप होता क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम मतलब किन किन ब्लॉक से मिलके वो बनता है, उसकी उसकी वर्किंग देखी थी और ब्रीफ में उसकी एप्लीकेशंस देखी थी। आज उन्हीं एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को लेके हम उसकी वर्किंग देखेंगे और उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ PLL 565 IC पिन डायग्राम। ऐसे तो आपके सिलेबस के अंदर पिन डायग्राम PLL का नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि इसी पिन के बेसिस पे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आपके लिए ब्रीफ में ये जानना ज़रूरी है कि पिन डायग्राम ये 565 जो PLL IC है वो कितने पिन्स की होती है और कौन सी पिन पे क्या उस पर इनपुट दिया जाता है, किससे आउटपुट लिया जाता है। हमें पिन डायग्राम देखना है बस। और इसके ऊपर जो 565 PLL IC है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हम PLL के लिए कौन सी IC यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे PLL को एज अ फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेशन सर्किट हम कैसे बनाते हैं। फिर हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी डिवीजन सर्किट, उसके बाद देखेंगे फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इन दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन सर्किट डिज़ाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ PLL, और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर सर्किट डिज़ाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ PLL। तो दोनों एक ही होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे PLL से हम FM डीमॉड्यूलेटर सर्किट कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको इनमें से बता देती हूँ, जो ये PLL से हम FM डीमॉड्यूलेटर सर्किट बनाते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट 4 ईयर्स में कंटिन्यूसली पूछा गया है हर बार। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से ऑलमोस्ट हर बार एक ना एक एप्लीकेशन आती है। तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन भी 2 बार रिपीट हो चुका है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर भी रिपीट हो चुका है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन सर्किट भी रिपीट हो चुका है। तो ये चारों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरा PLL चैप्टर आपका 12 से 16 नंबर का कवर करता है। 2 क्वेश्चंस 6 मार्क्स के और फिर 4 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो है भी एकदम थियोरटिकल सब्जेक्ट, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कवर करना। सबसे पहले हम देखते हैं PLL 565 IC। ये इसका पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये 14 पिन IC है, 1 से लेके 14 तक, जिसमें से हम इसकी 10 पिन्स ही यूज़ करते हैं, रिमेनिंग 4 पिन्स यूज़ नहीं होती है। ये एक डुअल सप्लाई IC है जिसके अंदर हम 2 पिन्स के ऊपर सप्लाई देते हैं। पिन नंबर 10 के ऊपर हम प्लस VCC देते हैं और पिन नंबर 1 के ऊपर माइनस VCC देते हैं। इसकी जो सप्लाई की रेंज होती है वो 6 वोल्ट से लेके प्लस माइनस 6 वोल्ट से लेके प्लस माइनस 12 वोल्ट तक रहती है। अगर हम इसके पिन नंबर्स देखें, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 दोनों पे इनपुट लिखा गया है। तो जैसे कि हमने इसके ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि फर्स्ट ब्लॉक होता है इसका फेज डिटेक्टर। तो ये जो दोनों इनपुट्स हैं, ये दोनों इनपुट्स हैं उस फेज डिटेक्टर के। फेज डिटेक्टर से हमारा जाता है लो पास फिल्टर में, उसके बाद में वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर पर, और VCO से जाता है डायरेक्ट फेज डिटेक्टर में। तो VCO का आउटपुट लेते हैं, जो कि हमारा PLL का भी आउटपुट होता है, वो लेते हैं पिन नंबर 4 से, और पिन नंबर 5 को पिन नंबर 4 को आपस में शॉर्ट किया जाता है। ताकि क्योंकि VCO का आउटपुट हम डायरेक्ट फेज कंपैरेटर या फेज डिटेक्टर को देते हैं, तो 4 और 5 आपस में शॉर्ट रहती है। उसके बाद में हम लेते हैं पिन नंबर 6, जिसके ऊपर हम रेफरेंस DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। पिन नंबर 7 ये है डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट के लिए, कि जब हम PLL को एज अ FM डीमॉड्यूलेटर सर्किट यूज़ करेंगे तो हमारा जो डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमें मिलेगा आउटपुट में, वो हम पिन नंबर 7 से लेंगे। फिर हम पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 के ऊपर एक्सटर्नली कैपेसिटर और रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि VCO की फ्री रनिंग फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकें। अब आप यहाँ देखिए 4 और 5 को हमने आपस में शॉर्ट किया है।
हमेशा ये शॉर्ट नहीं रहेंगे। जब हम VCO से लेके फेज डिटेक्टर के बीच में कोई भी सर्किट यूज़ नहीं करते हैं तब तो ये शॉर्ट रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अभी एप्लीकेशंस देखेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर या फ्रिक्वेंसी डिवाइडर या फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र करके सर्किट, तो जब हमें ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ करना होता है तो हम इन दोनों सर्किट्स के बीच का एक बार PLL को ब्रेक करते हैं और फिर नेसेसरी सर्किट इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस करके फिर वापस आउटपुट को पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको ब्रीफ में पिन डायग्राम आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आगे की एप्लीकेशंस समझेंगे। एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पिन नंबर पूछे जाएं, बट स्टिल एज अ सेफ साइड हम इन्हें याद कर सकते हैं कि ये 14 पिन IC होती है जिसके अंदर हम 1 से लेकर 10 नंबर तक की पिन्स को यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन सर्किट हम PLL से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन सर्किट होता क्या है। हमको ये पता है PLL क्या काम करता है कि जो इसको इनपुट फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दिया जाता है, PLL ये काम करता है कि आउटपुट में वो सिग्नल आउटपुट में जो सिग्नल प्रोड्यूस करे, जनरेट करे, उसकी फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। उस कंडीशन में वो सर्किट को, लूप को लॉक कर देता है और सेम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता है। ये हमने अभी तक देखा है कि जो हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी VCO से मिलेगी वो इक्वल या प्रोपोर्शनेट होगी इनपुट फ्रिक्वेंसी के, इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी और फेज के। अगर हमें आउटपुट ऐसा चाहिए, आउटपुट में ऐसा सिग्नल चाहिए जिसकी फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी के कुछ मल्टीप्लाइड हो, लाइक 4 टाइम्स, 5 टाइम, n टाइम्स उसकी मल्टीप्लाइड हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट। अगर मैंने फ्रिक्वेंसी f इनपुट में f in दी है और आउटपुट में मुझे NF in चाहिए, NFIN चाहिए, तो उसे बनाने के लिए जो हम सर्किट यूज़ करेंगे उसे हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट। फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पूरा डायग्राम आपका किसका है, PLL का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। अब ये देखिए जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि पिन नंबर 4 जो कि VCO का आउटपुट होगा और एक उसको VCO फेज डिटेक्टर से इनपुट VCO से कनेक्ट किया जाता है पिन नंबर 5 से, दोनों आपस में शॉर्ट रहती हैं। लेकिन हमें जैसे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन सर्किट बनाना है तो हम क्या करेंगे, बीच में एक फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट यूज़ करेंगे। अब देखो आउटपुट जो VCO का आउटपुट है वो सबसे पहले जाएगा फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट में। ये जो डिवाइडर सर्किट है ये डिवाइड बाय n नेटवर्क हमने यूज़ किया। इसका मतलब क्या है कि इसको जो भी इनपुट में फ्रिक्वेंसी मिल रही है उसको ये n टाइम्स डिवाइड करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और यही n जो डिवाइड इसने किया है वो हमारा मल्टीप्लाई होके हमें आउटपुट में मिलेगा। इस एप्लीकेशन में हम लूप को बीच में से ब्रेक करते हैं और एक फ्रिक्वेंसी डिवाइडर नेटवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं VCO और फेज डिटेक्टर के बीच में। क्योंकि फ्रिक्वेंसी डिवाइडर का आउटपुट जो होता है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी से लॉक्ड होता है, इसलिए VCO को इनपुट फ्रिक्वेंसी की मल्टीपल फ्रिक्वेंसी पे रन करना पड़ता है। देखिए जो हमारा VCO है वो क्या करता है, जो फेज डिटेक्टर से जो भी आउटपुट आता है उसको लो पास फिल्टर से पास करने के बाद जो एरर आता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए VCO उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता है। अब हम यहाँ से देखते हैं हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी है F0, डिवाइड बाय नेटवर्क से जाके गया वो F0 बाई n हो गया। फेज डिटेक्टर को इनपुट में दो फ्रिक्वेंसीज मिल रही है, F इनपुट और F0 डिवाइडेड बाई n। फेज डिटेक्टर क्या करता है, दोनों फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर करेगा। हमें एरर कितनी चाहिए, मिनिमाइज़ करनी है हमको एरर। क्यों, क्योंकि अगर एरर मिनिमाइज होगी तभी हमारा VCO की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग वर्क करेगी। अब देखो यहाँ से F इनपुट इज इक्वल्स टू F0 बाई n होगा, क्योंकि दोनों फेज डिटेक्टर के जब तक इनपुट्स दोनों सेम नहीं होंगे आपकी एरर 0 नहीं होगी। इसलिए इस फेज डिटेक्टर के आउटपुट को 0 करने के लिए VCO को NF इन के ऊपर रन करना पड़ता है। देखो F इनपुट इज इक्वल्स टू F0 बाई n, तो यहाँ से F0 हो गया, n इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू F इन।
तो हम R1 और C1, R1 रजिस्टर और C1 कैपेसिटर को एडजस्ट करके VCO की F0 फ्रिक्वेंसी जो है उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो इनपुट फ्रिक्वेंसी की रेंज में आ सके। तो हम इसको समझने के लिए फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन सर्किट समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं। यहाँ हमने डिवाइड बाय 5 नेटवर्क यूज़ किया है। ये है आपकी PLL IC 14 पिन IC जिसकी 10 पिन्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए पिन नंबर 9 पे हमने एक C1 कैपेसिटर यूज़ किया हुआ, पिन नंबर 8 पे एक ये वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट R1 से रजिस्टर से यूज़ करके हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, जो कि R की वैल्यू को चेंज करेगा। पोटेंशियोमीटर हमने लगा रखा है जो कि R की वैल्यू को वेरी करने का काम करेगा, और C हमने फिक्स किया है। इन दोनों की हेल्प से हम VCO की फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे। यहाँ हमने डिवाइड बाय 5 नेटवर्क के लिए 7490 IC यूज़ की है। हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 5 नेटवर्क एग्जाम्पल के लिए लिया है। 7490 IC का इनपुट जाएगा VCO के आउटपुट से। VCO का आउटपुट कहाँ से मिलेगा, PLL का आउटपुट कहाँ से मिलेगा, पिन नंबर 4 से, जो कि इनपुट होगा 7490 IC के विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिस्टर, क्योंकि IC को ड्राइव करने के लिए ये कैपेबल नहीं है, इसलिए हम बीच में एक ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद में इनपुट लगाया जाएगा 7490 IC पे। वो आउटपुट डिवाइड बाय 5 होके फेज़ डिटेक्टर के पास जाएगा। फेज़ डिटेक्टर के पास में 2 इनपुट्स हैं, एक तो है जो हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है और एक है पिन नंबर 5 से जो उसे इनपुट मिलेगा। ये इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अब देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सर्किट डिज़ाइन करना है कि हम इनपुट में दे रहे हैं FI और आउटपुट हमको मिले 5FI। समझ गए, हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आउटपुट बनाना है। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 और C1 की वैल्यू से सबसे पहले तो VCO की फ्रिक्वेंसी चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको वो 5 टाइम्स बनानी है। उसको 5 टाइम्स बनाने के बाद वो आउटपुट देंगे हम 7490 IC पे, जो कि उसकी पिन नंबर 14 पे जाएगा। ये 7490 IC की है। 7490 IC के पिन नंबर 9 से आउटपुट मिलेगा, जो कि हम फेज़ डिटेक्टर के पास जाएंगे। जो 7490 IC का आउटपुट होगा वो क्या होगा, डिवाइड बाय 5। जो 5 टाइम्स हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था उसको हमने फिर से 5 टाइम्स डिवाइड कर दिया। क्यों, ताकि जो फेज़ डिटेक्टर की दोनों इनपुट फ्रिक्वेंसीज आए, एक तो जो सिग्नल हमने अप्लाई किया है वो, और एक ये जो यहाँ से आए, दोनों फ्रिक्वेंसीज के बीच में एरर क्या हो जाए, 0। इसलिए ताकि PLL लॉक हो जाए, और जितनी देर PLL लॉक कब तक रहेगा, जब तक दोनों फ्रिक्वेंसीज के बीच में एरर 0 रहेगी। और PLL लॉक रहेगा तो VCO उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रन करता रहेगा, और वही फ्रिक्वेंसी हमको आउटपुट में चाहिए, जो कि क्या है, 5 टाइम्स FI। तो ये एक तरीके से पूरे ऑपरेशन को हमने समझने के लिए क्या किया है कि एक बार तो हमने रेजिस्टेंस कैपेसिटर की हेल्प से फ्रिक्वेंसी को 5 टाइम्स बढ़ा दिया, और फिर हमने डिवाइडर नेटवर्क से उसको कम कर दिया, ताकि हमारा आउटपुट तो 5 टाइम पे बना रहे, और फेज़ डिटेक्टर के बीच में भी फेज़ डिटेक्टर के दोनों इनपुट्स के बीच में एरर भी क्या हो जाए, 0, ताकि वो हमारा लूप लॉक्ड रहे और आउटपुट हमें 5 टाइम्स होके मिलती रहे। ये इस तरीके से हमने फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन सर्किट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिवाइडर नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रिक्वेंसी डिवाइडर नेटवर्क कैसे बनाएंगे। फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन सर्किट बनाने के लिए हम फेज़ डिटेक्टर और VCO के बीच में फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट डालते हैं, और वहीं जब हमें फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट बनाना होता है तो हम फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट डालते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, जब हमें फ्रिक्वेंसी को एज अ फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट बनाना है तो हम एक फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट फेज़ डिटेक्टर और VCO के बीच में, जो कि हमारा फीडबैक पाथ है, उसके बीच में रख देंगे। यहाँ हमने फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट यूज़ किया है कैपिटल M से, मतलब जो भी इसको इनपुट मिलेगा उस फ्रिक्वेंसी को ये M टाइम्स करके फेज़ डिटेक्टर को देगा। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी डिवाइडर जो सर्किट है वो क्या करना चाहिए कि आउटपुट में जो भी इनपुट फ्रिक्वेंसी दी है उसको M टाइम्स डिवाइड करके आउटपुट उसको प्रोड्यूस करना है। ये है फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट का मोटिव।
हम फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट को क्लॉक डिवाइडर भी कहते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना, मतलब फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम, टाइम को भी डिवाइड करना एक तरीके से। तो ये क्लॉक डिवाइडर सर्किट भी इसे बोलते हैं, स्केलर भी बोलते हैं, प्री स्केलर भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये अगर इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी एफ इन है तो ये आउटपुट सिग्नल ऐसा जनरेट करेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी एफ इन डिवाइडेड बाई एम, मतलब उसको एम टाइम्स डिवाइड कर देगा, एम पार्ट्स में वो उसे डिवाइड कर देगा। अब आप इसे यहाँ से समझिए, जैसे हमें आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए हमें ये एफ इन डिवाइडेड बाई एम, और इनपुट है हमारा एफ इनपुट। तो VCO से आउटपुट जाएगा एफ इनपुट डिवाइडेड बाई एम। हमने VCO को सेट कर दिया इस फ्रिक्वेंसी पे, हमने फ्रिक्वेंसी सेट कर दी, डिवाइड बाई एम करने के बाद में VCO की फ्रिक्वेंसी, ये सिग्नल जाएगा फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर पे। फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या कर देगा, उस फ्रिक्वेंसी को फिर से एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसका आउटपुट जा रहा है फेज डिटेक्टर के पास, और हमें ये ध्यान रखना है कि फेज डिटेक्टर के दोनों इनपुट्स सेम होंगे, तभी हमारी यहाँ पे एरर क्या आएगी, ज़ीरो। और उस एरर ज़ीरो होने की वजह से हमारा VCO या हमारा PLL लॉक्ड रहेगा। लॉक्ड रहने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करते रहना, और वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, ये फ्रिक्वेंसी। इसलिए हमें ये फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए हम पहले तो VCO को सेट करेंगे, रजिस्टर और कैपेसिटर की हेल्प से उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे, उसके बाद में उसे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट से पास करेंगे और उस आउटपुट को फिर से फेज डिटेक्टर को देंगे। जब भी हम इनपुट सिग्नल को लॉक कंडीशन के अंदर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट या डिवाइडर सर्किट हम बनाना चाहते हैं, तो उस लॉक्ड कंडीशन में इनपुट फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडर सर्किट यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। जो फ्रिक्वेंसी का डेविएशन है, फेज और फ्रिक्वेंसी का डेविएशन है, सिर्फ वो एम से डिवाइड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट एम यूज़ करते हैं, ताकि हमारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी या फिर एम टाइम्स डिवाइड होके मिले और पूरा PLL लॉक्ड रहे। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी PLL एज अ फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र। सिंथेसाइज़र कहो या ट्रांसलेटर कहो, दोनों का मतलब क्या है कि कोई कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिनके अंदर क्या किया जाता है, हमें इनपुट फ्रिक्वेंसी को एक स्मॉल अमाउंट से शिफ्ट करना है। जैसे कहते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 5 टाइम्स 3 टाइम्स n टाइम्स उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे या n टाइम्स उसे डिवाइड कर रहे थे, मतलब इंटीजर के अंदर उसको चेंज कर रहे थे। 4 गुना करना, 5 गुना करना, या आधा करना, 1/3 करना, 1/4 करना, वो कर रहे थे। लेकिन अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस करना है फ्रिक्वेंसी के अंदर, कि जैसे आपने इनपुट फ्रिक्वेंसी दी 1 मेगाहर्ट्ज और आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी चाहिए 1.2 मेगाहर्ट्ज, तो ये स्लाइड चेंज करने के लिए जो सर्किट हमें चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेटर सर्किट। उसे ही हम फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज़ को जनरेट कर सकता है एक पर्टिकुलर सिंगल फ्रिक्वेंसी से, सिंगल रेफरेंस फ्रिक्वेंसी से, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर सर्किट। ये हमें कब यूज़ होता है, जब हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में हम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर का बहुत यूज़ करते हैं। वहाँ हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के लिए हमें करियर फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही स्टेबल फ्रिक्वेंसी होती है। करियर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम ऑसिलेटर्स का यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, एक तो बहुत कॉस्टली होता है, दूसरा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन आया इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि हम एक तरीके से एरर प्रोड्यूस करती है। इसलिए जब हमें बहुत सारी करियर फ्रिक्वेंसीज़ को जनरेट करना हो अलग अलग, तो हमें उसके लिए अलग अलग क्रिस्टल चाहिए होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए अगर हमने किसी एक क्रिस्टल ऑसिलेटर की हेल्प से एक रेफरेंस फ्रिक्वेंसी जनरेट कर ली, उस रेफरेंस फ्रिक्वेंसी से अगर हमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज़ बनानी हो बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस के ऊपर, तो हम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र या PLL का यूज़ करते हैं।
मतलब कि जैसे आपको 1 मेगाहर्ट्ज की एक करियर फ्रिक्वेंसी या एक रेफरेंस सिग्नल आपने क्रिस्टल ऑसिलेटर से जनरेट कर लिया। ओके, अब आपको एक फ्रिक्वेंसी 1.2 मेगाहर्ट्ज चाहिए, एक आपको 1.3 मेगाहर्ट्ज चाहिए, एक 1.7 मेगाहर्ट्ज चाहिए। ऐसे स्लाइड डिफरेंसेस के ऊपर, शिफ्ट्स के ऊपर आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए आपको या तो अलग अलग क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करना पड़ेगा। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम सिर्फ PLL को यूज़ करके छोटे छोटे शिफ्ट करके स्मॉल अमाउंट से एक रेफरेंस फ्रिक्वेंसी को हम डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसीज़ को जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ भी समझाया है। तो एक स्टेबल रेफरेंस फ्रिक्वेंसी तो हम जनरेट कर लेंगे क्रिस्टल की हेल्प से, जिसे हम बोलेंगे रेफरेंस फ्रिक्वेंसी, और उस रेफरेंस फ्रिक्वेंसीज़ के हेल्प से हम बहुत सारी अलग फ्रिक्वेंसीज़ को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PLL, क्योंकि PLL की कॉस्ट भी बहुत लो होती है, जिससे कि सिस्टम हमारा कॉस्टली नहीं बनता। अब देखो, ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, ये पूरा डायग्राम आपका क्या है, PLL का। एक फेज डिटेक्टर सर्किट होता है, एक लो पास फिल्टर होता है, एक एम्पलीफायर इसके आउटपुट को आपको एम्पलीफाई करने के लिए लगाया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका आउटपुट जाता है आपके VCO पे। VCO का आउटपुट अगेन जाता है फेज डिटेक्टर पे। उसकी बजाय हमने क्या किया, एक मल्टीप्लायर सर्किट और एक लो पास फिल्टर यहाँ पहले यूज़ कर लिया। इस मल्टीप्लायर के दो इनपुट्स हैं, एक तो जो रेफरेंस फ्रिक्वेंसी कौन सी है, वो स्टेबल फ्रिक्वेंसी जिससे शिफ्ट कर करके हमें डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसीज जनरेट करनी है। तो ये तो हो गई आपकी रेफरेंस फ्रिक्वेंसी। एक इसमें इनपुट जाएगा VCO का। अब ये मल्टीप्लायर सर्किट क्या करेगा, दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जनरेट करेगा, एक तो F0 प्लस F रेफरेंस, एक F0 माइनस F रेफरेंस, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फेज डिटेक्टर दो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स जनरेट करता है, एक समेशन और एक सब्ट्रैक्शन। लो पास फिल्टर क्या करेगा, जो 5 फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट था, मतलब जो दोनों का एडिशन था, उसको तो एलिमिनेट कर देगा और पास कर देगा F0 माइनस F रेफरेंस। अब यहाँ देखिए, फेज डिटेक्टर के पास में ये एज ए इनपुट जा रहा है और दूसरा इनपुट जा रहा है FT। FT क्या है, FT को हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन फ्रिक्वेंसी। क्या है ये ट्रांसलेशन फ्रिक्वेंसी, कि ये जो स्मॉल शिफ्ट जो कि हम इनपुट फ्रिक्वेंसी में कर रहे हैं नई फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन। समझ रहे हैं, जैसे 1 मेगाहर्ट्ज से 1.2 मेगाहर्ट्ज आपको नई फ्रिक्वेंसी बनानी है, तो ये 0.2 मेगाहर्ट्ज जो ये शिफ्ट है, इसे ही हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन। ओके, तो फेज डिटेक्टर के पास में दो इनपुट गए, एक तो F0 माइनस F रेफरेंस, एक गया FT। अब ये इन दोनों को कंपेयर करके आगे पास करेगा, फिर लो पास फिल्टर, फिर VCO। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इसके अंदर, कि पहले जब हमारे पास में फेज PLL क्या कर रहा था, कि जो इसके पास इनपुट सिग्नल आ रहा था, उसको VCO के आउटपुट से कंपेयर करके सेट कर रहा था, ताकि VCO एरर को रिमूव करते हुए वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रन करना शुरू करे। अब VCO को अपनी फ्रिक्वेंसी कैसे एडजस्ट करनी पड़ेगी, ताकि ये दोनों फ्रिक्वेंसीज क्या हो, सेम हो, तभी तो एरर क्या होगी, 0। एरर, फेज डिटेक्टर का एरर अगर 0 आ गया तो लो पास फिल्टर का भी एरर 0 आ गया, एम्पलीफायर का आउटपुट भी 0, और VCO जो रनिंग फ्रिक्वेंसी है उसी पे रन करता रहेगा और आपका PLL लॉक्ड हो जाएगा। इसलिए इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट, दोनों फ्रिक्वेंसीज को हम इक्वल करेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे कि VCO को किस फ्रिक्वेंसी पे रन करना चाहिए ताकि आपका ये PLL लॉक हो सके। आगे हम देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए, उसी डायग्राम को मैंने समझाया है कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि हमने रेफरेंस फ्रिक्वेंसी माना 1 मेगाहर्ट्ज, रेफरेंस फ्रिक्वेंसी हमने लिया 1 मेगाहर्ट्ज और उसमें हम शिफ्ट चाहते हैं 0.2 मेगाहर्ट्ज का। तो हमारा शिफ्ट क्या हो गया, FT की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2, F रेफरेंस की वैल्यू हो गई 1 मेगाहर्ट्ज और हमें आउटपुट क्या फ्रिक्वेंसी चाहिए, 1.2 मेगाहर्ट्ज। ओके, आउटपुट मल्टीप्लायर का आउटपुट पे दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो F0 प्लस F रेफरेंस, एक F0 माइनस F रेफरेंस। ये जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स है ये लो पास फिल्टर से पास करेगी, लो पास फिल्टर हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव कर देगा और F0 माइनस F रेफरेंस प्रोड्यूस कर देगा। अब जो ट्रांसलेशन फ्रिक्वेंसी है उसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे
इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि ये इस वैल्यू के इक्वल हो जाए, कि ये बताएगा कि हमें कितना ट्रांसलेशन चाहिए ताकि ये और ट्रांसलेशन फ्रिक्वेंसी दोनों सेम हो जाए। हमने जो एग्जांपल यूज़ किया उसके अंदर ft की वैल्यू है 0.2 मेगाहर्ट्ज। तो लॉक्ड कंडीशन अचीव करने के लिए फेज डिटेक्टर की दोनों इनपुट फ्रिक्वेंसीज इक्वल होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो वहाँ से हमारा f0 माइनस एफ रेफरेंस इज इक्वल्स टू ft हो जाएगा। f0 इज इक्वल्स टू ft प्लस एफ रेफरेंस। ft है आपका 0.2, एफ रेफरेंस है आपकी 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्या कह रहा है कि आउटपुट जो VCO की फ्रिक्वेंसी है वो कितने पे ट्यून होनी चाहिए, 1.2 मेगाहर्ट्ज। जब आपकी VCO की फ्रिक्वेंसी 1.2 मेगाहर्ट्ज पे फिक्स हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, तब हमारा जो PLL है वो लॉक्ड रहेगा और उसकी रेफरेंस फ्रिक्वेंसी पूरे जो हमारा आउटपुट है उसकी फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से 1.2 मेगाहर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगी। उस कंडीशन को अचीव करने के लिए आपको PLL को लॉक करना पड़ेगा और आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारी 1.2 मेगाहर्ट्ज हमको मिल जाएगी। तो हम अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले हम क्या कर रहे थे कि जो इनपुट फ्रिक्वेंसी, जैसे सपोज़ कीजिए हम 1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इनपुट में दिया है, तो हम VCO को इस तरीके से सेट करते थे कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी 1 मेगाहर्ट्ज आए। अब हमें यहाँ पे शिफ्ट चाहिए, हम एज अ फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर या फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेटर से यूज़ कर रहे हैं कि हमें फ्रिक्वेंसी को 1 मेगाहर्ट्ज से 1.2 मेगाहर्ट्ज पे शिफ्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हमें जब PLL को लॉक करेंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा 1.2 मेगाहर्ट्ज और उस टाइम पे आउटपुट फ्रिक्वेंसी बहुत ही स्टेबल हो जाएगी। तो एक PLL की हेल्प से हम एक सिंगल रेफरेंस फ्रिक्वेंसी से मल्टीपल स्टेबल फ्रिक्वेंसीज को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसलेशन मेथड। तो यही इस पूरे डायग्राम पे इस वर्क में समझाया है कि हम कैसे एक रेफरेंस फ्रिक्वेंसी से और PLL की हेल्प से हम मल्टीपल स्टेबल फ्रिक्वेंसीज को कैसे जनरेट करेंगे, और इसे जनरेट करने वाले सर्किट को ही हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर। लास्ट हम देखते हैं PLL को एज अ FM डीमॉड्यूलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं। FM का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो वहाँ हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था पिन नंबर 7 से हमें डीमॉड्यूलेटेड का आउटपुट मिलेगा। इसको हम समझते हैं। इसके लिए हमने देखो इनपुट पे एज सच कुछ भी चेंज नहीं किया है PLL के सर्किट में। PLL का ब्लॉक डायग्राम सेम ही है। फेज डिटेक्टर के पास में VCO का आउटपुट जा रहा है, लो पास फिल्टर है, बीच में हमने एक एम्पलीफायर लगाया और वहाँ से हम डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट लेंगे। पहले हम VCO के आउटपुट से आउटपुट लेते थे जो कि हमारा पिन नंबर 4 होता था, अब हम डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट लेंगे एम्पलीफायर से। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपका डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट क्या होता है कि जो भी आपका मैसेज सिग्नल है उसको करियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करके आउटपुट में प्रोड्यूस करना, वो होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। उससे आप फिर से अपना मैसेज सिग्नल को रिकवर करना, उसे हम बोलते हैं FM डीमॉड्यूलेशन। तो हम करियर फ्रिक्वेंसी में एक शिफ्ट करके उसकी मीन वैल्यू पे शिफ्ट करके अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अक्रॉस हम FM पे ट्रांसमिटर कर देते हैं। मतलब कि जैसे जैसे आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज हो रहा है उस वेरिएशन को हम करियर फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट करके FM से ट्रांसमिट कर देते हैं। ये जो शिफ्ट हुआ है करियर फ्रिक्वेंसी में सेंटर वैल्यू से, इसी को हम लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। सपोज कीजिए आपका PLL लॉक्ड कंडीशन में है और VCO फ्रिक्वेंसी और इनपुट फ्रिक्वेंसी आपकी सेम है। VCO फ्रिक्वेंसी और इनपुट फ्रिक्वेंसी आपकी सेम है। अब आपने जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, मतलब ये वो सिग्नल है जो जिसकी करियर फ्रिक्वेंसी को आपने वेरी किया है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसको आपने फेज डिटेक्टर के इनपुट पे अप्लाई किया। फेज डिटेक्टर एरर प्रोड्यूस करेगा, वो एरर किसके प्रोपोर्शनेट होगी, इस FM सिग्नल के अंदर जो आपका फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हुआ है, करियर फ्रिक्वेंसी में जो शिफ्ट हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट जो वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये एरर जनरेट करेगा। इस सिग्नल को हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे और एक कंट्रोल्ड वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, और इस सिग्नल को हम फिर से एम्पलीफाई कर देंगे। ये जो कंट्रोल्ड वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमने सिग्नल जनरेट किया उसको हम फिर से फ्रिक्वेंसी में चेंज करके आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे।
तो इस तरीके से जो हमारा फ्रिक्वेंसी के अंदर शिफ्ट हुआ अप या डाउन, उसको उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज VCO की जो फ्रिक्वेंसी है, VCO का जो वोल्टेज है, उसको भी वेरी कर देंगे। तो हमने क्या किया कि जो हमारा FM इनपुट था उसको हमने VCO की फ्रिक्वेंसी से दोनों फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर किया। उन दोनों फ्रिक्वेंसीज के वेरिएशन से जो एरर सिग्नल जनरेट हुआ फेज डिटेक्टर पे, उस फ्रिक्वेंसी के चेंज को पहले तो हमने वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट किया, वो एज ए एरर वोल्टेज उसने जनरेट किया। इस सिग्नल को हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे ताकि एक हमें कंट्रोल्ड वोल्टेज मिल सके। इस कंट्रोल्ड वोल्टेज को हम फिर से फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट चेंज करेंगे कि फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, और वही हमारा एम्पलीफायर से आउटपुट होके हमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पे पिन नंबर 2 पे अप्लाई किया है हमारा FM इनपुट, पिन नंबर 4 और 5 को हमने शॉर्ट किया है। पिन नंबर 4 किसका है? VCO का आउटपुट, और पिन नंबर 5 है हमारा फेज डिटेक्टर के पास में जो सेकेंड इनपुट जाएगा वहाँ। पिन नंबर 7 से हम डीमॉड्यूलेशन का आउटपुट लेंगे। पिन नंबर 6 पे हमने एक रेफरेंस आउटपुट लगाया हुआ है। पिन नंबर 9 पे हमारा C1 कैपेसिटर कनेक्टेड है, और पिन नंबर 8 पे R1 रजिस्टर। R1 और C1 यूज़ करेंगे हम कैपेसिटर की ऑसिलेटर की VCO की फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए। जब हमने कोई भी करियर मॉड्यूलेशन अप्लाई नहीं किया, मतलब कि जो इनपुट FM सिग्नल है वो अपनी करियर वेव की सेंटर फ्रिक्वेंसी पे ही है, मतलब कि जो करियर वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी पे ही है, तब हमारा VCO किस पे ट्यून रहेगा? VCO अपनी सेंटर पोजीशन पे ही ट्यून रहेगा। VCO की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी उसी के कोरस्पॉन्डिंग सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही करियर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, और करियर फ्रिक्वेंसी किस अकॉर्डिंग चेंज होती है? जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज होगा उस अकॉर्डिंग आपकी करियर फ्रिक्वेंसी के अंदर वेरिएशंस आएंगे। तो जैसे ही करियर फ्रिक्वेंसी के अंदर वेरिएशंस आएंगे तो उस PLL को या उस पूरे सर्किट को लॉक रखने के लिए VCO में भी एज इट इज़ वो वेरिएशंस आएंगे। उन वेरिएशंस को VCO भी फॉलो करेगा ताकि आपका जो लूप है वो लॉक्ड कंडीशन में रहे। इसकी वजह से जो आपका VCO का ट्यून लाइन वोल्टेज था वो भी वेरी होगा, और इन्हीं वेरिएशंस को हम FM करियर वेव के मॉड्यूलेशन के प्रोपोर्शनेट वो जनरेटेड होंगे कि जो FM करियर वेव थी उसके अंदर जिस तरीके से मॉड्यूलेशन हुआ उसी अकॉर्डिंग आपके VCO के वोल्टेज के अंदर वेरिएशंस आएंगे, और इन्हीं वेरिएशंस को हम फिल्टर एम्पलीफाई करके डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि करियर फ्रिक्वेंसी में वेरिएशंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से हुए थे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके VCO के वोल्टेज में वेरिएशन हुए, और वही वेरिएशंस आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट को। तो इस तरीके से हम PLL की हेल्प से FM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से एक डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि FM डीमॉड्यूलेटेड सर्किट हम PLL की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 4 एप्लीकेशंस PLL की देखी। फर्स्ट हमने देखा फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट कैसे यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है? इनपुट फ्रिक्वेंसी को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके आउटपुट में देने का काम करेगा। फिर हमने देखा फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, जो कि इनपुट फ्रिक्वेंसी को n टाइम्स डिवाइड करके आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। फिर हमने देखा फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र या फिर फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेटर सर्किट, जो कि क्या करता है? इनपुट फ्रिक्वेंसी के या फिर हम बोले तो रेफरेंस करियर सिग्नल के अंदर एक स्मॉल शिफ्ट प्रोड्यूस करके मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज़ करियर फ्रिक्वेंसीज़ जनरेट करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र सर्किट डिज़ाइन करते हैं। एंड लास्ट हमने देखा PLL को एज अ FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर डिज़ाइन करने के लिए, जो कि FM सिग्नल से डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा PLL चैप्टर कंप्लीट हुआ और हमारी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हुई। थैंक यू।